दोस्तों आज 12 अप्रैल 2026 का दिन है और आज भारतीय संगीत की सबसे रंगीन और सुरीली किताब का आखिरी पन्ना खामोशी और दर्द के साथ हमेशा के लिए पलट गया है। मुंबई का ब्रीच कैंडी अस्पताल आज पूरी तरह खामोश है। एक ऐसा सन्नाटा पसरा है जिसकी गूंज आज पूरे हिंदुस्तान ने अपने सीने में महसूस की है। शुरुआत में इंटरनेट के गलियारों में खबरें उड़ी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन फिर उनकी पोती जनाई भोसले और अस्पताल के डॉक्टरों ने मीडिया के सामने वो सच बताया जिसने करोड़ों फैंस के दिल टुकड़े टुकड़े कर दिए। 92 साल की उम्र में अत्यधिक थकान, सीने में भयानक इन्फेक्शन और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण भारतीय सिनेमा की सबसे जादुई आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। प्रधानमंत्री से लेकर बॉलीवुड के हर बड़े सितारे की आंखें आज नम हैं और शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उठती हुई उन लपटों ने एक पूरे युग का अंत कर दिया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को लोअर परेल स्थित उनके कासा ग्रांडे आवास पर रखा गया था, जहां हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन दोस्तों, आशा भोसले की ये विदाई सिर्फ एक महान गायिका की मौत नहीं है। ये विदाई है एक ऐसी औरत की जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ी, कभी इस जालिम दुनिया से, कभी अपने सगे अपनों से और कभी खुद अपनी फूटी किस्मत से। आज हम आपको आशा ताई की वो अंदरूनी और खौफनाक कहानी बताएंगे जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बंद दीवारों में हमेशा के लिए खो गई थी। कहानी शुरू होती है 8 सितंबर 1933 से महाराष्ट्र के छोटे से गांव सांगली में, जहां पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया था। इस बच्ची को अपने बचपन में शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि किस्मत इसके साथ क्या खौफनाक खेल खेलने वाली है। जिस उम्र में लड़कियां घर के आंगन में बेफिक्र होकर गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती हैं, तब इस परिवार पर मुसीबतों का ऐसा भयानक पहाड़ टूटा जिसने इनका सब कुछ एक झटके में छीन लिया। आशा जब महज 9 साल की थी, तब उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया, जिससे पूरे परिवार पर एक ऐसा गहरा आर्थिक संकट आ गया जिसने उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया। परिवार को दाने दाने के लाले पड़ गए और इसी भूख और मजबूरी ने दोनों बहनों लता और आशा को उस कच्ची उम्र में स्टूडियो के धक्के खाने पर मजबूर कर दिया जब उनके हाथों में स्कूल की किताबें होनी चाहिए थीं। 10 साल की उम्र में पहली बार माइक के सामने खड़ी उस डरी और सहमी हुई बच्ची ने मराठी फिल्म माझा बाल के लिए चला चला नवबाला गाया था और फिर 1948 में फिल्म चुनरिया के गीत सावन आया के साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा की चकाचौंध भरी दुनिया में अपना पहला कदम रखा। लेकिन जिंदगी का असली और सबसे भयानक तूफान तो अभी उनकी दहलीज पर दस्तक देने ही वाला था। उम्र थी महज 16 साल। वो उम्र जब इंसान के जज्बात उफान पर होते हैं और उसे सही गलत, सच्चे प्यार और फरेब के बीच का फर्क बिल्कुल समझ नहीं आता। उन्होंने अपने परिवार और खास तौर पर अपनी दीदी लता मंगेशकर की सख्त मर्जी के खिलाफ जाकर 31 साल के गणपतराव भोसले के साथ घर से भागकर शादी कर ली। गणपतराव कोई और नहीं बल्कि खुद लता मंगेशकर के ही सेक्रेटरी हुआ करते थे। इस विद्रोही कदम के बाद परिवार ने आशा से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और उन्हें हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। उस 16 साल की आशा को लगा था कि सारी दुनिया उनके खिलाफ है, लेकिन उनका प्यार बिल्कुल सच्चा है। मगर हकीकत एक खौफनाक डरावने सपने से भी बदतर निकली। उनका वो वैवाहिक जीवन प्यार का आशियाना नहीं बल्कि एक दर्दनाक यातना शिविर बन गया। घरेलू हिंसा, भद्दी गालियां और बेतहाशा मारपीट उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। 3 बच्चों हेमंत, वर्षा और आनंद को जन्म देने वाली वो औरत अपने ही घर में हर दिन घुट घुट कर मर रही थी। 1960 में यह दर्दनाक रिश्ता तब हमेशा के लिए टूट गया जब एक रात वो हुआ जिसकी कल्पना मात्र से किसी की भी रूह कांप जाए। जब आशा तीसरी बार गर्भवती थी, उनके शरीर में एक नई जान पल रही थी। तब उनके पति ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उन्हें धक्के मारकर आधी रात को घर से बाहर फेंक दिया। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में दोस्तों। टूटे हुए दिल, आंसुओं से भीगी लाल आंखों और कोख में एक अजन्मे बच्चे को लिए दुनिया से पूरी तरह हारी हुई वो 16-17 साल की लड़की जब वापस अपनी माँ और बहन की चौखट पर पहुंची होगी तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन शायद उसी काली और अंधेरी रात में उस बेबस लड़की के अंदर की वो फाइटर पैदा हुई जिसने बाद में अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया पर राज किया। 1950 का वो दौर था जब हिंदी सिनेमा के रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में सिर्फ 3 आवाज़ों का सिक्का चलता था, लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम। और इन सब में सबसे बड़ा और सबसे महंगा नाम था लता मंगेशकर का।
जिन्हें सिर्फ मुख्य नायिकाओं के लिए आरक्षित माना जाता था। हर बड़ा फिल्म निर्माता और संगीतकार सिर्फ लता जी के साथ ही काम करना चाहता था। ऐसे में आशा के लिए सफलता के सारे दरवाजे बंद नजर आते थे। उन्हें अक्सर बी ग्रेड फिल्मों, कैबरे नृत्यों, सहनायिकाओं और वैम्प के वो बचे खुचे गाने दिए जाते थे जिन्हें कोई और गायिका गाना नहीं चाहती थी। लोग मुंह पर ताने मारते थे कि आशा कभी अपनी महान दीदी के विशाल साये से बाहर नहीं निकल पाएंगी। आशा खुद भी इस कड़वे सच को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने खुद से कहा कि अगर वे लता की नकल करेंगी, दीदी की तरह सीधी सादी और मीठी आवाज में गाती रहेंगी, तो उनकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान कभी नहीं बन पाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो दीदी नहीं करती। यह सोचकर उन्होंने अंग्रेजी फिल्में देखनी शुरू की, पश्चिमी संगीत के उतार चढ़ाव को बारीकी से सुना और अपनी आवाज में एक ऐसा कामुक, सेंसुअल और विद्रोही तत्व शामिल किया जिसे सुनकर लोग अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। और यहीं से जन्म हुआ उस बेखौफ आशा भोसले का जिसे आज हम जानते हैं। संगीतकार O.P. नैयर वो पहले जौहरी थे जिन्होंने इस अनमोल हीरे की खनक को पहचाना। 1957 में फिल्म नया दौर के गानों ने उन्हें रातों रात मुख्य धारा की गायिका के रूप में स्थापित कर दिया। इस कामयाबी के साथ ही गॉसिप मैगजीन वालों को एक नया और बेहद मसालेदार मुद्दा मिल गया। मीडिया में अक्सर दोनों बहनों के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा और कोल्ड वॉर की खबरें आग की तरह छापी जाने लगी। अफवाहें फैलाई गईं कि लता अपनी ही छोटी बहन की कामयाबी से जलती हैं और उन्होंने संगीतकारों पर भारी दबाव डाला है कि वे आशा को काम न दें, मानो दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन दोस्तों, सालों बाद खुद आशा भोसले ने इस झूठ के जाल को काटते हुए हंसकर स्पष्ट किया कि खून पानी से गाढ़ा होता है और वे दोनों इन खोखली अफवाहों पर साथ बैठकर खूब हंसा करती थीं। बेशक उनके बीच एक पेशेवर प्रतिस्पर्धा अवश्य थी, क्योंकि दोनों ही अपने फन में उस्ताद थीं। लता जी एक शांत नदी की तरह थीं, तो आशा एक उफनते हुए बेकाबू झरने की तरह। उनके बीच का प्यार हकीकत में कितना गहरा था, ये दुनिया ने तब अपनी आंखों से देखा जब 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में लता मंगेशकर का निधन हुआ। उस दिन अस्पताल के बाहर आशा भोसले की बेहाल हालत देखकर पत्थर भी रो पड़े थे। लता दीदी की पुरानी तस्वीर को सीने से लगाकर आशा फूट फूट कर रोई थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा था कि बचपन में जब बाबा गए थे तो दीदी ने पिता बनकर उन्हें संभाला था, और आज दीदी के जाने के बाद हम सच में अनाथ हो गए। वो दर्द किसी कैमरे के लिए किया गया नाटक नहीं था, वो उस गहरे भावनात्मक जुड़ाव का सच्चा प्रमाण था जिसे दुनिया ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। करियर की इस बुलंदी के बीच उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हुई संगीत के असली जादूगर राहुल देव बर्मन, यानी हमारे प्यारे पंचम दा से। काम के दौरान R.D. बर्मन और आशा भोसले एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। पंचम दा को आशा की आवाज में अपनी हर अजीब और गरीब धुन का सटीक जवाब मिलता था। माइक के सामने और रिकॉर्डिंग रूम के कांच के उस पार नजरों ही नजरों में शुरू हुई ये दोस्ती कब एक गहरे दीवाने प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। पंचम दा और आशा की इस आधुनिक जोड़ी ने पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को और दम मारो दम जैसे युग प्रवर्तक गीत देकर हिंदी सिनेमा के संगीत में सचमुच आग लगा दी। आशा की आवाज अब उस आधुनिक और आजाद भारतीय औरत की पहचान बन चुकी थी। जब संकीर्ण सोच वाले आलोचकों ने ताना मारा कि आशा सिर्फ कैबरे गा सकती हैं, तो 1981 में फिल्म उमराव जान की दिल चीज क्या है जैसी गजलें गाकर उन्होंने आलोचकों के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि भारत सरकार को उन्हें पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देना पड़ा। पंचम दा उम्र में आशा से 6 साल छोटे थे। समाज के तानों और कई उलझनों के बाद आखिरकार 1980 में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर विवाह कर लिया। अगले 14 सालों तक दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। हालांकि बर्मन की बेतरतीब जीवन शैली के कारण बाद में वे अलग रहने लगे, लेकिन उनका रूहानी प्रेम अंत तक बना रहा। लेकिन किस्मत को शायद आशा की खुशी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं थी। 4 जनवरी 1994 का वो काला दिन आया जब पंचम दा इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। पति R.D. बर्मन के निधन की खबर ने आशा भोसले को अंदर तक तोड़कर रख दिया। वे गहरे सदमे में चली गईं। बॉलीवुड के गलियारों में आज भी वो किस्सा मशहूर है कि जब पंचम दा का पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा था और उनके करीबी दोस्त गुलजार और अमिताभ बच्चन वहां मौजूद थे, तो आशा उनके कमरे के अंदर नहीं गई। उन्होंने बाहर फूट फूट कर रोते हुए चीख कर बर्मन के मृत शरीर को देखने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि वे उन्हें हमेशा जीवित रूप में याद रखना चाहती हैं। प्यार का ऐसा पागलपन भरा जुनून और ऐसा दर्द शायद ही किसी ने देखा हो। अगर आपको लग रहा है कि दुखों का कोटा पूरा हो गया था, तो जरा दिल थाम कर बैठिए दोस्तों। एक माँ के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक दुख क्या होता है?
अपनी ही आंखों के सामने अपने जवान बच्चों की अर्थी उठते देखना। आशा भोसले का जीवन पर्दे के पीछे गहरे आघातों से भरा रहा और सबसे बड़ा आघात उनके बच्चों की खौफनाक नियति से आया। उन्होंने ये असहनीय दुख एक बार नहीं बल्कि दो दो बार झेला। उनकी इकलौती बेटी वर्षा भोसले एक निडर पत्रकार और गायिका थीं जो रेडिफ और संडे ऑब्जर्वर जैसी बड़ी पत्रिकाओं के लिए लिखती थीं, लेकिन अंदर से गंभीर अवसाद यानी डिप्रेशन की भयानक बीमारी से जूझ रही थीं। वर्षा का तलाक हो चुका था और वो अपनी मां के साथ प्रभु कुंज वाले फ्लैट में रहती थीं। डिप्रेशन के काले बादलों ने उन्हें ऐसा घेरा कि 2008 और 2010 में उन्होंने नींद की गोलियां खाकर दुनिया छोड़ने की कोशिश की थी, पर 8 अक्टूबर 2012 का वो मनहूस दिन आया जब मौत ने कोई गलती नहीं की। आशा भोसले किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। वर्षा ने अपने भाई आनंद भोसले के नाम पर पंजीकृत लाइसेंसी पिस्तौल उठाई। ये वही पिस्तौल थी जिसके खो जाने की सूचना आशा भोसले ने पहले ही पुलिस को दे दी थी। वर्षा ने खुद की कनपटी पर गोली चलाई और अलविदा कह गई। जब आशा घर लौटी तो उन्होंने अपनी लाडली बेटी को सोफे पर खून से लथपथ पाया। जरा सोचिए, जिस आवाज ने करोड़ों लोगों के दिलों पर मरहम लगाया हो, जब उस बेबस माँ ने अपनी सगी बेटी की लाश देखी होगी तो उसके गले से कैसी चीख निकली होगी। इस खौफनाक मंजर ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। लेकिन नियति का क्रूर खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। बेटी के देहांत के इस भयानक सदमे से वो उबर भी नहीं पाई थी कि ठीक 3 साल बाद 2015 में उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले का स्कॉटलैंड में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से निधन हो गया। हेमंत का जीवन भी उनकी पत्नी साजिदा, जो पूर्व एयर होस्टेस थीं, के साथ तलाक के मुकदमे और एक ब्रिटिश महिला के साथ कथित संबंधों के कारण विवादों से घिरा रहा था। साजिदा ने अदालत में आरोप लगाया था कि हेमंत ने उन्हें धोखा दिया है और मीडिया में अपनी सास आशा भोसले पर भी मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए खूब कीचड़ उछाले थे। एक तरफ बहू कोर्ट कचहरी कर रही थी, दूसरी तरफ बड़ा बेटा स्कॉटलैंड में कैंसर से तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। एक के बाद एक अपने 2 जवान बच्चों को खोने के बाद आशा भोसले पूरी तरह बिखर चुकी थी। एक इंटरव्यू में अपने खालीपन को बयां करते हुए उन्होंने रोते हुए कहा था कि परिवार के रियाज और उनके संगीत ने ही उन्हें इस दर्द से बाहर निकाला है। बेटी का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने आशा भोसले फाउंडेशन की शुरुआत की और खुद को काम में डुबो दिया। शायद आप सोचें कि इतने भयानक दुखों के बाद इंसान टूटकर हमेशा के लिए घर में बैठ जाता है, लेकिन आशा भोसले मिट्टी की नहीं, फौलाद की बनी थी। इन सभी तनावों से बचने के लिए उन्होंने खाना पकाने को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो किचन में मसाले भूनती थीं, तो उन मसालों की खुशबू में उनके आंसू छिप जाते थे। वे एक बेहतरीन रसोइया थीं और राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक उनके हाथ के बने कढ़ाई गोश्त के दीवाने थे। उन्होंने अपने इसी शौक को व्यवसाय में बदला और दुबई, कुवैत और यूके में आशा नाम से सफल रेस्तरां श्रृंखला स्थापित कर दी। आशा भोसले का जीवन केवल संगीत और दुखों तक सीमित नहीं था, इसमें बुढ़ापे में भी कुछ कड़वे विवाद शामिल रहे। 2012 में ही उनका मशहूर गुजरे जमाने की अभिनेत्री साधना के साथ एक बेहद कड़वा कानूनी विवाद हुआ था। साधना मुंबई के खार स्थित आशा के संगीता बंगले में 50 वर्षों से किराएदार थीं। बात इतनी बिगड़ गई कि आशा ने सीधा पुलिस स्टेशन जाकर साधना पर बंगले के बगीचे पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी, जिसने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने अपनी आवाज के अनधिकृत उपयोग के लिए अमेरिकी AI कंपनियों पर भी मुकदमा ठोक दिया था। इन तमाम विवादों और दुखों के बावजूद साल 2000 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। 12,000 से ज्यादा गानों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली वो जादुई हस्ती अब उम्र के इस पड़ाव पर धीरे धीरे थकने लगी थी। जुलाई 2025 में सोशल मीडिया पर एक भद्दी अफवाह उड़ी कि आशा ताई नहीं रही, जिसका उनके बेटे आनंद ने तुरंत खंडन किया था। लेकिन मौत की वो असली दस्तक ज्यादा दूर नहीं थी। 11 अप्रैल 2026 को सीने में गंभीर संक्रमण और अत्यधिक थकान के कारण उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पोती जनाई भोसले ने लोगों से निजता का सम्मान करने की भावुक अपील की और फिर 12 अप्रैल 2026 की वो मनहूस दोपहर आई जब डॉक्टर प्रतीत समदानी ने घोषणा कर दी कि मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण आशा भोसले का निधन हो गया है। आशा भोसले सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थी, वो एक जीती जागती मिसाल थी कि जिंदगी आपको चाहे कितने भी गहरे घाव दे, चाहे अपनों की मौत आपको अंदर से खोखला कर दे, आपको अपने हिस्से का गीत पूरी ताकत से गाना ही पड़ता है। उनकी आवाज में जो कशिश, जो नशा और दर्द था, वो उनके इसी संघर्ष और आंसुओं की भट्टी में तब